तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12वीं की फर्स्ट बुक के अंदर। आपका वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पाई मूल चित्र 1.1 के संभवतः हड़प्पा तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट और पूरा वस्तु है। ये सबसे पुरानी और विशिष्ट यानी कि यूनिक चित्र है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी गई इन मोहरों के सामान्य रूप से जानवरों के चित्र अंकित, यानी कि यह सिक्का है जिसके ऊपर जानवरों का फोटो लगा के ये सिक्का पैसा है। पहले के समय में यही होता था। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए हैं। सेलखड़ी मिट्टी से लिपि के चिन्ह का उत्कीर्ण है जिन्हें आपने अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि आज तक ये ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ा कोई नहीं पाया है। फिर भी हमें इसे 76 में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनकी आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू हैं। आज भी हमारी जानकारी इससे परे है और हो सकता है हमेशा ही रहे, यानी कि इसके बारे में आज तक भी हम जानकारी नहीं कर पाए हैं ये क्या है और कैसा नहीं है, और शायद आगे कर भी ना पाए। शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से भी नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया जहाँ सभ्यता की पहचान की गई थी, जहाँ से शुरुआत की गई उसका नाम हड़प्पा था। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरण 6000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण सभ्यता का शहरी चरण जिसे परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है, जो कि सबसे समृद्ध चरण है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। 1900 ईसा पूर्व 1300 ईसा पूर्व तक पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है, यानी पतन हुआ था अभी उसे उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। विशेष हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें, पक्की और कच्ची ईंटें मिली थी, और अन्य वस्तु जैसे मोहरे, बाट, मोती, तांबे, कांसे, विभिन्न आदि वस्तुएं। टेराकोट की वस्तुएं हड़प्पा 70 के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब राज्य से भी मिली है, यानी कि टेराकोट की बनी हुई वस्तुएं यहाँ से भी मिली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा यानी सारी जगह से हमारा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कि सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यह संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृत बाण शैली के संबंध थी तथा इनका संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती है और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी, यानी कि बस्ती छोटी थी तो छोटे जगह में ही बसी थी। हाल ही में पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उद्योग संकेत देते हैं। शहरी चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम होता है। दूसरा टॉपिक है निर्वाह के तरीके। यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, यापन करते थे। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी है जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इस संस्कृतियों में कई तत्व हैं जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है, समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन, जानवर जिनमें मछली भी शामिल थी जिससे प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में जो दाल, सफ़ेद चना, तेल आदि है। बाजरी दाने गुजरात से प्राप्त हुए चावल के दाने अपेक्षाकृत कम है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में पालतू में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की शामिल है तथा जंगली में वराह यानी सुअर, हिरण और घड़ियाल यानी मगरमच्छ की हड्डियाँ भी मिली है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा निवासी भी इनका शिकार करते थे अथवा अन्य आर्किटेक्ट समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है यहाँ से। अब पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। यहाँ की कृषि कैसी थी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विशिष्ट स्पष्ट जानकारी मिलना बहुत कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, यानी कि यह सत्य नहीं हो पाया, यानी कि यह प्रश्न बनकर रह चुका है। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मरण मूर्तियाँ यह अंकित करती थी कि वर्षभ के विषय में जानकारी थी। इस आधार पर पुरातत्व ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली से मिट्टी
मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। कालीबंगा गंगा नदी किनारे राजस्थान में हनुमानगढ़। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जा। ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचान का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों को फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में स्वर्गई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध से नहीं मिले। यहाँ पर नहर नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गांव से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल सिंचाई हेतु किया जाता है। ये वो चक्की है जिससे ये लोग अनाज पीसा करते थे। नंबर पर आता है हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध शहर, यानी कि किस तरीके से शहर समकोण पर सड़कें काटते थे, वो सब उसके बारे में पढ़ेंगे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा पहल शहरी केंद्रों का विकास था। आइए इसके एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रम से दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमानों पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों की यथावस्था बनने के बाद सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर इसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती है। इसी प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्ती में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण, यानी कि इस शहर में नालों के ऐसे प्रकार से नालियाँ बही थी, यानी कि अपशिष्ट को शहर से बाहर निकाला गया था। हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी और विशेषता में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी, यानी ये सबसे अलग थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे, यानी ऊपर नक्शा दिया गया था ऊपर वाले पेज, वो आप देख लेंगे। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पट्टी में बनाया गया और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को भी बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल में आवासों का निर्माण, यानी यहाँ ऐसे नाली बिछाई और सड़क की और आप पास में आवास लगाए गए। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों को नालियों में छोड़ते तो प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। मोहनजोदड़ो के घर की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों को केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ पर एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर को ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था जिसकी नलियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई है। कुछ घरों में दूर तल छत पर जाने पर बनाई गई सीढ़ियाँ भी थी। कई आवासों में कुएँ थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिनके बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो के कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी, यानी कि ये एक घर का मैप है। ऐसे इस प्रकार से घर होते थे। यहाँ का दुर्ग, अब हम पढ़ेंगे इसके दुर्ग के बारे में। दुर्ग हमें एक ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है।
जबकि ऊपरी हिस्सों में संभवतः लकड़ी से बने थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानघर सम्मिलित थे। विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय एक तल तक जाने के लिए इसकी उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशयों के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग इस जलबंध में किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिनमें एक बड़ा कुआं तथा जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर में एक गली के दूसरे ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं जिसमें 8 स्नानघर बने गए। ये गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ गलियारों के साथ बने एक नाले में मिलती है। इस संरचना के अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात को स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार से अनुशासित स्नान के लिए किया गया जाता था। अब पढ़ेंगे सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। स्वाधान। पुरातत्व ये जानते हैं कि क्या संस्कृति में रहने वाले लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं हैं। सामान्य कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में एक स्वाधानों का अध्ययन है। आज संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों में जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित ही होंगे। इन्हें आपने ये पहले पढ़ा होगा मिस्र के पिरामिड को ऐसे त्रिभुज टाइप के होते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए। हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तकों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विभिन्नताएं सामाजिक भिन्नताओं का संकेत करती है? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मर्द भांड और आभूषण भी मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं को मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुष और महिला दोनों के स्वाधानों में आभूषण मिले। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा में कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप संघ के 3 छल्लों, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों के तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों को साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता और वस्तुओं की खोज। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधियाँ ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोग तथा विलास के वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं यानी कि जो मिडिल क्लास में मिली, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। यानी मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कैसे अपने रोज कार्यों के लिए बर्तनों का प्रयोग करता है, उस प्रकार इनमें चक्की, मृदबाण, सुइया, जावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातत्वविदों उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी है हो। इस प्रकार फाइनेंस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते हैं क्योंकि इनका बनना कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फाइनेंस जैसे दुर्लभ बनाना पदार्थों से बनी मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण, उपयोग और फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि आप ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुओं को सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरल ही मिलती है। उदाहरण के लिए फाइनेंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वराभूषण संचय से प्राप्त हुए थे। शिल्प उत्पादों के विषय में जानकारी ये पढ़ेंगे कल। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो।